तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें करेक्ट हैं? गुड इवनिंग जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। बताइए जी, सब ठीक है? आवाज ठीक है, ऑडियो ठीक है, वीडियो ठीक है, ऑल क्लियर, वेरी गुड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेक्चर के बारे में जो आपकी जिंदगी का एक गहरा पार्ट है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ठीक है। बेरोजगारी एक बहुत ही नेगेटिव कॉन्सेप्ट की तरह देखी जाती है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं होता, एक लाइफ का फेज होता है। मानो कि किसी ने अभी एमबीए पूरी करी है, नौकरी ढूंढ रहा है, बेरोजगार है, तो क्या हो गया? तो क्या बात हो गई? नौकरी मिल जाएगी, चली जाएगी बेरोजगारी। एग्जाम दे रहा है कोई, कहता है कि मैं बेरोजगार हूं, एग्जाम पास नहीं हो रहा, एग्जाम पास होगा, चली जाएगी बेरोजगारी। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? ठीक है। आप में से किस किस को लगता है कि आप बेरोजगार हो? ये बताओ मुझे। आप में से किस किस को लगता है कि आप बेरोजगार हो? आप ये बताओ मुझे, सिंपल। लगता है किसी को? सबको कह रहा है, सबको, मुझे, हमें। ठीक है। आप में ना स्टूडेंट्स में दो प्रकार की कैटेगरी होती है। स्टूडेंट्स में दो प्रकार की कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी वो होती है जो सिर्फ पढ़ाई कर रही है, नौकरी की तलाश ही नहीं कर रही। जो सिर्फ पढ़ाई कर रही है, नौकरी की तलाश ही नहीं कर रही। अगर तो आप किसी भी स्थिति में नौकरी की तलाश नहीं कर रहे हो तो आप बेरोजगार नहीं हो। बेरोजगार सिर्फ वही है जो नौकरी की तलाश कर रहा है। समवन हु इज लुकिंग फॉर अ जॉब, समवन आर इज रेडी टू वर्क, रेडी टू अर्न मनी, रेडी टू लुकिंग फॉर अ जॉब, ढूंढ रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है लेकिन नौकरी मिल नहीं रही, उसे बोलते हैं बेरोजगार। अब जो इंसान नौकरी ढूंढ नहीं रहा, जो इंसान नौकरी ढूंढ नहीं रहा, वो बेरोजगार कैसे हो सकता है, या वो अनएम्प्लॉयड कैसे हो सकता है? अगर तो ये मुद्दा है कि जो इंसान नौकरी नहीं कर रहा वो बेरोजगार है, तो हर बच्चा जो ग्रेजुएशन कर रहा है वो बेरोजगार है, हर बच्चा जो एमबीए कर रहा है वो बेरोजगार है, जो बच्चा 12th क्लास में है बेरोजगार है, ऐसे तो जो बच्चा 5वीं क्लास में है वो बेरोजगार है। राइट। बेरोजगारी के लिए कोई भी टर्म, मतलब कोई भी एज नहीं दी गई, सिर्फ ये बोला गया कि इफ समवन इज लुकिंग फॉर अ जॉब, समवन इज रेडी टू वर्क, बट स्टिल he or she is not able to find a job for himself or herself, that means that person is unemployed, that person is unemployed। ठीक है। कुछ बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं कि कौन है बेरोजगार? कुछ बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं कि बेरोजगार कौन है, या नहीं समझ आया? आया? वेरी गुड। हमने आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली क्या पढ़ना है? हमने मेजरली ये पढ़ना है कि बेरोजगारी के कारण क्या क्या होते हैं और बेरोजगारी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। बेरोजगारी के कारण की एक लिस्ट बनाएंगे और मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें और मुझे बताएं कि बेरोजगारी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। बताइए भैया, क्या लगता है आपको कि बेरोजगारी के कारण क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? एनी आइडिया? आता है किसी को? चलो, वेरी गुड। पहला पहला पॉइंट पॉपुलेशन। पहला पहला पॉइंट पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि। अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है
और जनसंख्या में वृद्धि का कोई लिमिट नहीं है, तो जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है। दूसरा, लैक ऑफ एजुकेशन। दूसरा, लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ स्किल्स। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ स्किल्स, यानी कि अगर लोग कम पढ़े लिखे हैं, अगर लोग कम पढ़े लिखे हैं, कि साक्षरता दर अगर कम है, क्या है, अगर साक्षरता दर काफी कम है, तो उस केस में बेरोजगारी बढ़ने के चांसेस हैं। एक टीचर है मेरे, वो यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, तो मैं उनसे कभी कभी बात करूंगा। मैंने उनसे पूछा कि सर क्या लगता है आपको भारत के अंदर बेरोजगारी के कारण क्या है? भारत में उन्होंने बोला कि बेरोजगारी के कारण ये है कि हम जिस कॉलेज से पढ़कर आ रहे हैं, मानो किसी ने इस कॉलेज से बीटेक करी है, इजी वर्डिंग में आपकी इंजीनियरिंग करी है, ठीक है। मानो कोई लड़का पटना के किसी कॉलेज से इंजीनियरिंग करके आता है और वो जाता है गुड़गांव में जॉब ढूंढने के लिए, जाता है गुड़गांव में जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है। अब गुड़गांव में वो जिस जॉब के लिए गया और उस जॉब में जो उससे स्किल डिमांड करे गए और जो इसकी नॉलेज है, जो स्किल डिमांड करे गए और जो इसकी नॉलेज है, वो दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं। कि जो ये बीटेक में इसको पढ़ाया गया और जो इसको जॉब में स्किल्स चाहिए, वो मैच ही नहीं कर रहे, वो मैच ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ स्किल्स। अगला अगर देखें इसके बाद, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस। गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जाती हैं लोगों को एजुकेशन देने के लिए, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उन सब में लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। इसको हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स टेक, गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। लेकिन इससे हम बेरोजगारी कैसे कनेक्ट करेंगे? एक बहुत सिंपल, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। किसने आंसर दिया है वाला? प्रियांशी, वेरी गुड। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, डेफिनेटली, बिल्कुल सही पॉइंट है कि भाई धीरे धीरे आर्थिक विकास, जितना आर्थिक विकास धीरे होगा उतनी बेरोजगारी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, ठीक है। बैड या इनएफिशिएंट, बैड या इनएफिशिएंट गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो लैक ऑफ लोन फैसिलिटीज, लैक ऑफ लोन फैसिलिटीज। हमारे भारत में अगर किसी को लोन चाहिए और अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो उसको लोन लेने में अपनी जिंदगी भर का उसको अपना जोर लगाना पड़ जाएगा, उसको लोन नहीं मिलेगा। एक बार मैं और मेरा दोस्त लोन लेने के लिए गए। मेरे दोस्त का प्लान था कि हम एक ट्रैवल कंपनी स्टार्ट करेंगे, हम एक ट्रैवल कंपनी स्टार्ट करेंगे। हम लोग, मतलब मैंने नहीं, उसने ही करनी थी। हम लोन लेने गए, जान पहचान निकाली हमने, तो सिंडिकेट बैंक के एक ब्रांच के मैनेजर से हमारी मीटिंग फिक्स हुई। हम उनके पास गए, उन्होंने हमसे पूछा कि बेटा क्या करना चाहते हो? हमने कहा सर एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें लोन चाहिए। तो उन्होंने हमको बोला कि अपना इनकम प्रूफ दो। हमने कहा अंकल इनकम के लिए तो लोन लेना है। हमने कहा अंकल इनकम के लिए तो लोन लेना है। तो उन्होंने बोला कि देख भाई, अगर लोन चाहिए तो लोन तभी मिलेगा जब तुम कुछ कमा रहे हो, जब तुम कुछ अर्न कर रहे हो। तो मैंने कहा अगर अंकल इनकम, अगर हम अर्न ही कर रहे होते तो हम लोन लेने क्यों आते? अगर हम अर्न ही कर रहे हो तो हम लोन लेने क्यों आते? तो उन्होंने मुझे समझाई बात ये वाली कि तू जो कह रहा है गलत नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है कि तुम
जो इनकम कमा रहे हो उसी के बेस पे तुम्हें लोन मिलेगा। तो फिर ये किस टाइप का बिजनेस लोन हुआ? तो फिर ये किस टाइप का बिजनेस लोन हुआ? अगर मुझे बिजनेस करने के लिए पहले नौकरी ही करनी है, और उस अंकल से मैंने क्वेश्चन और पूछा कि मानो कि अंकल मैं भी 1 लाख रुपए महीने के कमा रहा हूं, मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूं। कह रहे ठीक है, मानो कि आपने मुझे मेरी 1 लाख की सैलरी पर 20 लाख का लोन दे दिया, ये भी ठीक है, और आपके लोन आते ही मैंने नौकरी छोड़ दी, तो आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तो कहने का मुद्दा यह है कि ये जो बैंकिंग सिस्टम है, ये जो मिडिल क्लास को फंडिंग पहुंचा रहे हैं, ये जो मिडिल क्लास को लोन दे रहे हैं, इनका कोई सिस्टम नहीं है। इनके 5,000 करोड़ लेके, 2,500 करोड़ लेके, 700 करोड़ लोग लेके भाग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये उन लोगों को लोन नहीं देंगे जिन लोगों से पैसे वापस आने की पूरी उम्मीद है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को सबसे बड़ी चीज क्या है हमारे मन में? हमारे पेरेंट्स की इज्जत। तो हम तो किसी के पैसे वैसे भी नहीं खा सकते, हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बैंक वाला हमारे घर पे पैसे मांगने आ जाए। तो मिडिल क्लास अगर लोन लेगा, ये एक रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं, मिडिल क्लास अगर लोन लेता है ना, तो 95% टाइम्स लोन वापस आता है। 95% टाइम्स लोन वापस देगा। अगर किसी मिडिल क्लास ने अगर लोन लिया है तो समझ क्या कहना चाह रहा हूं? ये दिक्कत है, ठीक है। ये सब आपके कुछ बेरोजगारी के कारण है, और आपको ये पढ़ना है। फाइनेंशियल क्राइसिस, देखिए यार, फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से हम यही बोलेंगे कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो वो इसी के अंदर आ जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। चलो, अब किसी ने बोला मुद्रा लोन, तो मेरे दोस्त के साथ मैंने मुद्रा लोन भी ट्राई किया था। तो 2.5 महीने के बाद 5 लाख रुपए का मुद्रा लोन हमारा पास हुआ, तो हम 5 लाख रुपए का मुद्रा लोन लेने गए। तो उन्होंने कहा कि तुमको चाहिए लोन? मैंने कहा हाँ जी हमको चाहिए लोन। तुमने अप्लाई किया लोन के लिए? मैंने कहा हाँ जी हमने अप्लाई किया, हमारा पास हो गया। पेपर देख के बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुमको लोन चाहिए, मुझे लगता है कि तुमने ऐश करनी है। मैं रियलिटी बता रहा हूं, ये पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर के वर्ड है। कह रहा है कि मुझे लगता है कि तुमने ऐश करनी है इसलिए तुमको लोन चाहिए। क्या बोले आदमी? आदमी क्या बोलेगा उसको? हमने कहा सर क्या किया जाए? उसको यकीन नहीं दिला पाया मैं कि मुझे ऐश नहीं करनी, मुझे लोन चाहिए। कह रहा कि तेरे को देख के लग नहीं रहा कि तेरे पास 5 लाख रुपए नहीं होंगे। मैंने कहा है या नहीं है तेरा मतलब, तू मुझे लोन दे। वहां से ही हमारा लोन कैंसिल हो गया। हाँ यही कबीर, उसने मुझे यही बोला, कह रहा तेरे को देख के लग नहीं रहा कि तेरे को लोन चाहिए। कह रहा तूने किसी से पैसे लिए होंगे, तूने पैसे देने होंगे किसी के, तो इसलिए तो लोन ले रहा। मैंने कहा हमको बख्शो, हमें नहीं चाहिए लोन। बाद में कुछ और जुगाड़ करके उसकी बिजनेस स्टार्ट करवाया। तो ये मुद्दे हैं सारे यार, जो दिक्कतें होती हैं, ठीक है। अब आता है कि बेरोजगारी के टाइप्स क्या होते हैं। ये सारे बेरोजगारी के टाइप्स हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये सबसे अलग है क्योंकि यहां पर बाकी सब में अनएम्प्लॉयमेंट है, यहां पर एम्प्लॉयमेंट है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। एक एक करके इन चारों को समझने का ट्राई करें। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से। स्ट्रक्चर से आप लोग क्या समझते हैं? फर्स्ट है हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चर से आप लोग क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस वर्ड स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बताइए भैया। संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, गवर्नमेंट सेक्टर, ये क्या बात हुई? जब भी एक बिल्डिंग बनती है, जब भी एक बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग की सबसे पहले बेस या सबसे पहले संरचना बनती है, नींव बनती है, नींव। अगर किसी बिल्डिंग की नींव ही कमजोर है, अगर किसी बिल्डिंग की नींव ही कमजोर है, तो उस केस के अंदर आप उस बिल्डिंग को बढ़िया तरीके से खड़ा कर ही नहीं सकते। बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं या नहीं समझ आया?
बोलो, अगर किसी बिल्डिंग की नींव कमजोर है तो बिल्डिंग को खड़ा कर ही नहीं सकते। तो अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी है, तो उस केस के अंदर हम बेरोजगारी खत्म कर ही नहीं सकते। क्या भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है? क्या भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है? बोलो यस और नो। एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं एक एग्जांपल दूंगा। अगर किसी देश में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, अगर किसी देश में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं और वहां पर आपको बहुत ज्यादा करप्शन होता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा करप्शन होता हुआ नजर आ रहा है, और इस पॉलिसी खराब होने की वजह से, करप्शन होने की वजह से अगर बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है तो उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे। देश की गवर्नमेंट पॉलिसी खराब है, देश में गवर्नमेंट पॉलिसी खराब होने की वजह से देश में नौकरियां नहीं है। क्या बोल रहा हूं? गवर्नमेंट पॉलिसीज खराब होने की वजह से देश के अंदर नौकरियां नहीं है। एक बड़ा सा एग्जांपल दिया अभी कि अभी वेस्ट बंगाल में एक अलग ही सीन हुआ है कि 26,000 लोगों को टीचर की नौकरी से निकाल दिया और उनको बोला कि जो आपने सैलरी अभी तक ली है वो सैलरी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अभी यूपी कांस्टेबल का एग्जाम लीक हो गया था, अगर आपको याद हो तो। मानो कि जो बच्चे अच्छे से एग्जाम दे के आए थे ईमानदारी से, उनका एग्जाम कैंसिल हो गया। अब मानो कि अगली बार वो एग्जाम ढंग से ना दे पाए तो गलती किसकी है? सरकार की या हमारी? बताओ किसकी गलती है? पाकिस्तान में जो अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हुआ है, जो पाकिस्तान में कई सालों से वो जंग जुंग लड़ लड़ के टेररिज्म को फैलाकर अपने पैसे को खराब कर रहे हैं और लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, किसकी गलती है? सरकार की गलती है, किसी की गलती नहीं है। मानो कोई इंसान पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ है, पाकिस्तान में नौकरी नहीं है, तो उसकी थोड़ी गलती है, सरकार की गलती है। बात समझ आई? तो अगर आप लोग बेरोजगार हो और बेरोजगारी का कारण सरकार है, आप नहीं हो, आपके देश की पॉलिसीज हैं, आप नहीं हो, आपके देश की नीतियां हैं, आप नहीं हो, तो वो होती है स्ट्रक्चरल बेरोजगारी। जैसे हमारे भारत का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। हमारे भारत का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा ही खराब है। अब आप बोलोगे सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? किस किस को लगता है ये मैं सही बोल रहा हूं कि हमारे भारत का एजुकेशन स्ट्रक्चर खराब है? एक ऐसा एग्जांपल दूंगा ना, सारे हां कर दोगे, हाँ भाई सही तो बोल रहा है आदमी। एग्जाम्पल दूंगा ऐसा, सब हाँ कर दोगे अभी कि सही कह रहा है आदमी। ठीक है, जो मैं आपको या कोई भी टीचर इस दुनिया का कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी एग्जाम निकाल देगी, कहते हैं ना? कहते हैं कि नहीं कहते? यूपीएससी देश का सबसे बड़ा एग्जाम, कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, यूपीएससी निकल जाएगा। और एनसीईआरटी कहां पढ़ाई जाती है? और एनसीईआरटी कहां पढ़ाई जाती है? स्कूल में। अगर स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है तो वही एनसीईआरटी पढ़ने के लिए लोग दिल्ली आके 1.5 लाख की कोचिंग क्यों लेते हैं? अगर एनसीईआरटी स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती तो फिर दिल्ली में एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच 1.5 लाख रुपए का क्यों बिक रहा है? क्योंकि स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं हो रही, क्योंकि स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं हो रही।
जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, 11th-12th का सिलेबस है ये इकोनॉमिक्स का, एनसीईआरटी की बुक में। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आपको स्कूल के अंदर पढ़ाया नहीं गया। एक लड़का है अनिकेत, अच्छा बच्चा है, रोज क्लास में आके पढ़ाई करता है, वेरी गुड, सब बच्चे अच्छे हो। अनिकेत ने उस दिन बोला कि सर जिस तरीके से आपने समझाया इकोनॉमिक्स को, सर स्कूल के अंदर कभी समझ नहीं आई। बदकिस्मती है हमारी ये। मैं तो 31-32 साल का हूं, स्कूल का टीचर 60 साल का होता है, 50 साल का होता है। अगर उससे बेटर मैं समझा रहा हूं ना, बदकिस्मती है हमारी कि हम जिस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं हमें वहां समझाया ही नहीं जा रहा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टीचर्स को आती ही नहीं है। मतलब ये एक बहुत ही अजीब बात है। और मैं सिर्फ गवर्नमेंट या प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। चलो एग्जांपल एक और दूं आपको इस सेम बात का। नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, जो ये सारी बड़ी बड़ी सिटीज बनाई गई हैं, आपकी जो है मेट्रो सिटीज हैं, जहां पर ये बड़ी बड़ी शीशे की बिल्डिंग होती है, जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज अपना करोड़ों का, अरबों का धंधा चला रही हैं, अगर उसमें किसी को नौकरी चाहिए तो सबसे बेसिक डिमांड क्या है, आप मेरे को बता दो। अगर किसी एमएनसी में आपको नौकरी चाहिए, सबसे बेसिक डिमांड पूछ रहा हूं, सबसे बेसिक डिमांड क्या है ये बता दो मुझे, कि ये बेसिक डिमांड है सर जी, बताओ। अभी हमारा जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है ना, मैं उसको दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा 2 सेकंड में। बेसिक डिमांड है इंग्लिश। जैसे ही एमएनसी में एंटर करोगे ना, चाहे इंजीनियरिंग का इंटरव्यू देने जाओ, चाहे मैनेजमेंट का देने जाओ, या किसी फलानी नौकरी का देने जाओ, आपसे एंटर करते ही पूछेंगे, फ्रेशर हो तब पूछेंगे कि हेलो मिस्टर रोशन, हाउ आर यू डूइंग टुडे। मिस्टर रोशन की नीचे से लेकर ऊपर तक आत्मा कांप चुकी है ये 4 लाइन इंग्लिश की सुन के। मैक्सिमम रोशन जी बोल देंगे आई एम गुड सर, आई एम वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच सर। सामने इंटरव्यू पूछेगा, सो ओके मिस्टर रोशन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन 50 वर्ड्स। बस इससे ऊपर अंग्रेजी रोशन को आती ही नहीं। टाटा बाय बाय छुट्टी। अब मुझे बता दो कि ये बात जो मैंने आपको बताई है, ये बात हमारे किस स्कूल के टीचर को नहीं पता कि जब रोशन नौकरी के लिए जाएगा एमएनसी में तो उससे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश में। ये जग जाहिर है, ये सबको पता है। अब जब सबको पता है तो पढ़ा क्यों नहीं रहे हो? साइन थीटा, कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, फलाना ढिमकाना, अकबर, बाबर, शाहजहां, गुप्ता एम्पायर, इंडस वैली, आज तक कभी जिंदगी में काम आई है ये? कभी आएगी भी नहीं। मुझसे लिख के ले लो, जो काम आएगा ना वो कोई नहीं पढ़ा रहा, समझे? ये मुद्दा है हमारे देश के एजुकेशनल स्ट्रक्चर का। अब इस एजुकेशनल स्ट्रक्चर खराब होने की वजह से अगर कोई इंसान बेरोजगार है तो उस इंसान की गलती नहीं है, गलती सरकार की है। इसीलिए भारत में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। इसलिए भारत में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। डन। चलो नेक्स्ट, एक हो गई, अगली पढ़ेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक हो गई, अगली पढ़ेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। सेकंड इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मानो किसी ने एमबीए करी है, मानो किसी ने एमबीए करी है, तो यूजुअली लोग एमबीए करके किस लेवल की नौकरी, एमबीए करके लोग किस लेवल की नौकरी करना चाहेंगे? लोग चाहेंगे कि मैं कम से कम तो मैनेजर की जॉब करूं। एमबीए करके मैं कम से कम मैनेजर की जॉब करूं, क्योंकि एमबीए करने के लिए उसने 12 साल स्कूल में लगाए, 3 साल ग्रेजुएशन करी, 2 साल की एमबीए करी, 15 साल पढ़ाई करने के बाद
एक इंसान नॉर्मली चाहेगा कि मेरे को मैनेजर की नौकरी मिल जाए जहां मैं ठीक ठाक 60-70 हजार रुपए कमा लूं। ये तो मान के चलोगे ना, इससे कम क्या करोगे? रियलिटी क्या है? एमबीए करके आते हैं लोग और एसबीआई क्लर्क के एग्जाम दे रहे हैं। एमबीए करके लोग एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम देंगे, 21,000 रुपए की नौकरी करेंगे एमबीए करके। एमबीए करके 25,000 की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। 12 3 15 16, ओ सॉरी यार 17 हो गया, छोड़ी। अच्छा ये चलो 12 3 15 2 17, गलती होगी भाई, माफ कर दो यार। ठीक है, तो मुद्दा यह है कि आपका जो एजुकेशनल लेवल है, अगर आप उससे कम लेवल की जॉब कर रहे हो, अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि बंदा जॉब तो कर रहा है। अब अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है तो बेरोजगार तो हो नहीं सकता। अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है, हम उसको बेरोजगार तो बोल नहीं सकते, ठीक बोल रहा हूं ना, है ना? लेकिन जिस लेवल की नौकरी करनी थी उस लेवल की नौकरी भी नहीं कर रहा, तो इस टाइप की सिचुएशन को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इस टाइप की सिचुएशन को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि इंसान नौकरी तो कर रहा है, इंसान बेरोजगार नहीं है, लेकिन जो उसने पढ़ाई करी है उस लेवल की नौकरी नहीं कर रहा। एक बार मैं और मेरे भैया रात को, मैं दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली घर है मेरा, रहता मैं गुड़गांव में हूं, तो सैटरडे संडे चला जाता हूं मैं। तो भैया ने बोला कि चल जरा एक बार रात को ना कुछ एटीएम से पैसे निकालने हैं, चला घूम के आते। चले गए हम घूम। तो भैया अंदर गए, मैं बाहर रुक गया। बाहर एक लड़का बैठा हुआ था, सही लड़का लग रहा था, सही एकदम सही शक्ल थी, बढ़िया था, बैठ के कोई बुक पढ़ रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई रात के 1 बजे क्या पढ़ रहा है? तो उसने मेरे को बोला पता नहीं कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहा था वो, कोई उसके स्टेट का एग्जाम था, कोई मुझे याद भी नहीं है क्या एग्जाम था। तो मैंने पूछा तूने क्या पढ़ाई की हुई है? कह रहा भैया ग्रेजुएशन करी हुई है। मैंने कहा फिर तू ग्रेजुएशन करके ये चौकीदार क्यों बना हुआ है? कह रहा भाई नौकरी मिली ही नहीं। कह रहा गया, सब लोग इंग्लिश के अंदर बातें करते हैं, नौकरी नहीं मिली, एंड में भैया ये करनी पड़ी, घर से कब तक पैसे लूंगा। अब एक लड़का ग्रेजुएशन करके कौन सी नौकरी कर रहा है? पियोन की नौकरी कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पियोन की नौकरी करना खराब है, मैं ये बोल रहा हूं ग्रेजुएशन करते हुए उसने नहीं सोचा होगा कि उसको पियोन की नौकरी करनी पड़ेगी। ये मुद्दा। जो लोग चौकीदार की नौकरी करते हैं, पियोन है, बढ़िया है, अच्छी नौकरी, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है वो तो ये नहीं सोचेगा ना, या उसके पेरेंट्स तो नहीं सोचेंगे कि वो पियोन की नौकरी करेगा। तो जब अपने लेवल से नौकरी नीचे की कर रहे हो लेकिन नौकरी कर रहे हो, तो आप बेरोजगार नहीं हो, आप अंडर एम्प्लॉयड हो। आप अंडर एम्प्लॉयड हो कि आप अपने स्किल्स या अपनी एजुकेशन से कम लेवल की जॉब कर रहे हो। दिस इज नॉर्मल। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई? ठीक है, चलो इसके बाद हम चलेंगे थर्ड पे अपने। ये हो गया, एक सेकंड रुको, ये तो रोज होगा नहीं है, चलो सेव हो गया, ये तो कोई बात नहीं। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सिंपल है। हमने जो स्टार्टिंग के अंदर पढ़ी थी डेफिनेशन बेरोजगारी की, एग्जैक्ट स्टेटमेंट, एग्जैक्ट डेफिनेशन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की भी है। ठीक है, व्हेन द लेबरर्स लिव विदाउट एनी वर्क or they don't find any work to do, they come under the category of open unemployment. क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि एक लेबर है या एक पर्सन है
जो नौकरी करना चाहता है बट नौकरी मिल नहीं रही, बट नौकरी मिल नहीं रही। इस प्रकार के सिस्टम को ओपन अनएम्प्लॉयमेंट या खुली बेरोजगारी कहते हैं। देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं स्किल्ड लेबर, एक होते हैं स्किल्ड लेबर, ठीक है, एक होते हैं अनस्किल्ड लेबर, एक होते हैं अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर जो किसी एक प्रकार के काम में महारत हासिल कर चुके, जो किसी एक प्रकार के काम में महारत हासिल कर चुके हैं और वो वही एक प्रकार का काम करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनको वो एक प्रकार का काम मिल नहीं रहा। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, दे आर गिविंग देयर बेस्ट, बट उनको मिल नहीं रहा। ठीक है, मुद्दा ये है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो स्किल्ड लेबर है, दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनी जॉब। तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, उसे बोलेंगे स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उसे बोलेंगे स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर क्या होती है, जैसे बहुत सारे लोग डेली लेबर का काम करते हैं कि यहां से ईंटों को उठाया, ईंटों को उठाकर वहां तक ले गए, यहां से मिट्टी को उठाया, मिट्टी को उठाकर ऊपर ले गए, ठीक है, यहां से सीमेंट को उठाया, सीमेंट को उठाकर एक मशीन में डाला, सीमेंट को उसने घोला, उठाया, उठाकर वहां पर ले गए। क्या इसमें कोई स्किल है, क्या इसमें कोई एक्सपर्टीज है? क्या है, यहां से उठाना है, वहां ले जाना है, बस। शर्ट सीन ली है, शर्ट सीन ली, एक्सपर्टीज है, स्किल है। अब अगर स्किल्ड लेबर है, महीने दिन के 300 रुपए की दिहाड़ी मिलती है, भाई वो आदमी 300 रुपए की दिहाड़ी पे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन 300 रुपए की दिहाड़ी पर भी काम नहीं दे रहा कोई। सब कह रहे कि कल आना, परसों आना, तरसों आना, नरसों आना, मत आना, बेरोजगारी है। तो इस प्रकार की स्थिति को ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। जब मजदूर बिना किसी काम के रहते हैं, अब मजदूर है तो काम करना चाहता होगा, तभी तो मजदूर है। बिना किसी काम के रहते हैं, उन्हें करने के लिए कोई काम नहीं मिलता, तो वह खुली बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं। खुली बेरोजगारी में शिक्षित बेरोजगार और अकुशल श्रमिक बेरोजगार दोनों शामिल है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, एमबीए कर ली, नौकरी नहीं है, बीटेक कर ली, नौकरी नहीं है, बीबीए कर ली, बीकॉम कर ली, मास्टर्स कर ली, पीएचडी कर ली, नौकरी नहीं है, शिक्षित बेरोजगारी। दूसरा वाला आदमी कोई पढ़ाई नहीं करके बैठा, लेकिन अनस्किल्ड काम करना चाह रहा है, तो भी नौकरी नहीं है। क्या होगा, अकुशल श्रमिक बेरोजगार। बात समझ आई? वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सर ये क्या होती है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब एक जगह पर जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हों, जब एक जगह पर जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हों और जरूरत से ज्यादा लोगों के काम करने से आउटपुट इंक्रीज ना हो रहा हो। जैसे मुझे ना घर का सीन याद आ गया, आपके घर भी ऐसा होता होगा
कि मम्मी घर में खड़े होके किचन में सब्जी बना रही है, ठीक। तो मम्मी के पीछे पीछे मम्मी के सारे लाडले, मेरी बहन भी चली गई किचन में, मैं भी चला गया किचन में, भाई भी किचन में आ गया, पापा भी किचन में आ गए, तो किचन भर गया। वैसे किचन बड़ा, लेकिन फिर भी किचन कितना ही बड़ा हो सकता है। 5 लोग किचन में खड़े हैं, तो किचन ऐसे, मम्मी ऐसे कर रही है। तो मम्मी ने एक लाइन बोली कि तुम इतने लोग यहां पर आ गए हो, काम तो करोगे नहीं, काम खराब और कर दोगे। क्या बोला? मम्मी ने एक लाइन सुनाई, बोली कि तुम इतने लोग आ गए हो, काम तुमने करना नहीं है, काम तुम खराब और कर दोगे। ये लाइन अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन देती है। मम्मी क्या बोल रही है? मम्मी बोल रही है जहां पर जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहां पर कभी काम सही नहीं होता। तो अगर किसी फैक्ट्री में 40 लोगों की जरूरत है और वहां पर 60 लोग काम कर रहे हैं और एक्स्ट्रा 20 लोगों के ऐड होने से उस फैक्ट्री में कोई आउटपुट चेंज नहीं हो रहा। मान लेते हैं एक फैक्ट्री में चेयर्स बनाई जाती हैं, एक फैक्ट्री में कुर्सियां बनाई जाती हैं, कुर्सियां, ठीक है। 60 लोगों के काम करने से महीने में 1000 चेयर्स बनती हैं, 80 लोगों के काम करने से महीने में 1000 चेयर्स बनती हैं। ये जो एक्स्ट्रा 20 लोग ऐड करे गए हैं, ये एक्स्ट्रा 20 लोग किसी प्रकार का कोई भी आउटपुट नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो इस कुर्सी के कंपनी का मालिक है, वो कहता है भाई मैं तो महीने में कुल मिलाकर 5 लाख रुपए सैलरी दूंगा। अब तुम 5 लाख सैलरी 60 लोगों के अंदर बांट दो या 5 लाख सैलरी 80 लोगों के अंदर बांट दो। अब होगा क्या कि जो ज्यादा सैलरी इन लोगों को मिल सकती थी, 20 लोगों के ऐड होने से अब वो सैलरी 80 लोगों के अंदर बटेगी, तो एवरेज सैलरी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एवरेज सैलरी कम हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार के सिस्टम को एक बेरोजगारी का नाम दिया गया, जिसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रछन्न बेरोजगारी। या इसका एक नाम और भी है, क्योंकि यह बेरोजगारी दिखती नहीं है, क्योंकि यह बेरोजगारी दिखती नहीं है, इसलिए इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। इसलिए इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या छुपी हुई बेरोजगारी, या इसको छुपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है, ठीक है। भारत में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, भारत के एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या भारत के कृषि के क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती, बिल्कुल पाई जाएगी। हालात यही चल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें, क्या हो रहा है? यह कहता है कि एग्रीकल्चर भारत में लगभग 48% लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कृषि का क्षेत्र भारत में लगभग 48% लोगों को रोजगार देता है। तो आप लोगों के जैसे इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स से पूछा गया, आपने मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ ली है, इतनी तो कुछ समझ तो आता होगा ना आपको। तो आप जैसे इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स से पूछा गया कि बात है ऐसी कि अगर 48% लोग भारत के यहां से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है, भारत की जो राष्ट्रीय आय है या भारत की जो जीडीपी है, उसमें एग्रीकल्चर का कितना योगदान होना चाहिए? तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने बोला कि कम से कम 40% का तो होना चाहिए। क्या बोला? उसने बोला कम से कम 40% का तो होना चाहिए। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि एग्रीकल्चर सिर्फ राष्ट्रीय आय में या जीडीपी में 18% का योगदान देता है। 18% का योगदान देता है। 18% अगर योगदान है
अगर 20% लोग यहां से रोजगार प्राप्त कर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो 18% का जो इसके अंदर गैप है, 18% का मतलब 30% का, इन दोनों में ये जो गैप है, इन दोनों में जो ये 30% का गैप है, ये भारत के लिए एक प्रॉब्लम है कि 30% ज्यादा लोग यहां पर काम कर रहे हैं और उनके काम करने से आउटपुट में, जीडीपी में, राष्ट्रीय आय में कोई चेंज नहीं है। तो जो ये 30% एक्स्ट्रा लोग हैं बेटा, इनको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। इनको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखा गया। बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं? यहां भी ये लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है ये लाइन पढ़ना ही, जब पढ़ाने वाला हूं को लाइन कि टू मैनी वर्कर्स आर फिलिंग टू फ्यू जॉब्स। बहुत से कर्मचारी बहुत कम नौकरियां भर रहे हैं, कि नौकरियां कम हैं और करने वाले ज्यादा, और ज्यादा लोगों को नौकरियां देकर भी आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आउटपुट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या उसको बोलेंगे प्यार से प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, चलो वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बाद नेक्स्ट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ऐसे बोल सकते हैं कि क्षण भर की या कुछ समय की, क्षण भर की या कुछ समय की बेरोजगारी, कुछ समय की बेरोजगारी। ठीक है, अब मुझे इस टीचिंग लाइन में पढ़ाते हुए ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स करके लगभग 6 साल का समय हो चुका है। क्या लगता है आपको कि 6 साल के बाद क्या किसी को ब्रेक लेने का मन करता होगा कि चल यार 2-3 महीने का ब्रेक लेता हूं, फिर से काम में रीस्टार्ट करेंगे? बोलो, आपको लगता है ऐसा कि मन करता होगा? मेरा बोलिए एक बार। करता होगा ना? करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन हमारी लाइन में जो ये टीचिंग की लाइन है, हम लोग ब्रेक ले नहीं पाते, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूअस काम है, एक कॉन्टिन्यूअस काम है ना? तो यूजुअली क्या होता है कि एक समय के बाद आप लोग चाहते हो कि थोड़ा सा ब्रेक ले लें, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का। ठीक, भारत में हम नौकरी छोड़ना अफोर्ड तो कर नहीं सकते। अगर अभी जैसे मैं हूं, अगर मैं ये सोचूं कि चलो नौकरी छोड़ देते हैं 6 महीने के लिए, फिर कहीं और ज्वाइन कर लेंगे, क्या लगता है आपको कि मेरी इस नौकरी के लिए कितने लोग अप्लाई करेंगे कि भाई साहिल सर ने जॉब छोड़ दी है, खाली हो गई, अब बताओ कितना बंदा अप्लाई करेगा? बहुत लोग करेंगे, बहुत लोग करेंगे। एक बार तो मेरे को धमकी भी आई थी फोन पे कि नौकरी छोड़ दे, मुझे वहां नौकरी करनी है। सही बता रहा हूं, फोन आया था मुझे एक बार कि नौकरी छोड़ दे, मुझे नौकरी करनी है। मैंने कहा तक, मैंने गाली देके फोन काट दी। हो जाता है ऐसा कभी कभी। एक बार आया था फोन, तो मैंने रिजर्वेशन पर कुछ बोल दिया था पढ़ाते पढ़ाते। मैंने बोल दिया कि रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक्स, एक मतलब पैसे के बेस से मिलनी चाहिए, जाति धर्म पर खत्म करना चाहिए। तो फोन आया एक बार,
कि साहिल सर बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी। कहते कि पढ़ाई पर ध्यान दो, फिर अब पढ़ाने पे ध्यान दो, पॉलिटिक्स मत करो। मैंने कहा भाई साहब गलती हो गई। कह रहे तो बाहर पकड़ लेंगे तेरे को। मैंने कहा भैया गलती हो गई, माफ कर दीजिए। नहीं मैं नहीं छोड़ रहा, डोंट वरी, अभी बहुत प्लान है मेरे। तो क्या होता है, कभी कभी दो चीजें होती हैं। मानो कि एक लड़का है राम, मानो कि एक लड़का है राम। राम एक कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी का नाम है IBM, कंपनी का नाम है IBM। ठीक है, कह रहा है गाली भी देते हैं, पंजाबी हूं मैं, निकल ही जाती है ना, पंजाबी हूं, दिल्ली का हूं, भाई निकल जाती है। जब दोस्त यार साथ बैठते हैं ना लड़के लड़के, तो फिर निकल जाती है ना। हाँ जी। तो राम हमारे भाई साहब हैं, वो IBM में जॉब करते हैं, IBM में वो मैनेजर है, IBM के अंदर वो मैनेजर है। राम एक बार ऑफिस से अपना ऑफिस खत्म हुआ, घर गए, तो उसके उसके इसके इससे बड़े मैनेजर का राम के पास फोन आया। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है राम, यार जो प्रोजेक्ट था ना, प्रोजेक्ट खत्म हो गया। तो राम ने कहा ठीक है, कल से मत आना, हम आपको नौकरी से निकाल रहे हैं। क्या बोल? कि कल से मत आना, हम आपको नौकरी से निकाल रहे हैं। राम डर गया, घबरा गया, ये क्या हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। और कल को मैं जाऊं क्लास लेके, मुझे फोन करके बोले कि साहिल सर इकोनॉमिक्स की नई फैकल्टी आ गई है, कल से आने की जरूरत नहीं है, ऐसे एकदम ऊपर नीचे हो जाएगा, ये क्या बात हो, ऐसे हो जाता ना, ये क्या हो गया। तो यही हुआ राम के साथ। तो राम बड़ा सैड था, बड़ा परेशान हुआ। फिर 2-3 महीने राम ने इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू देने के बाद पता लगा कि उसकी HCL में जॉब लग गई। और HCL भी एक IT कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है। यहां पर भी राम को मैनेजर, यहां पर भी राम को मैनेजर की पोस्ट मिली। यहां पर वो 50,000 कमाता था, यहां पर उसको 70,000 मिल गए। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये एग्जाम्पल है उसका। लेकिन जो ये 2 महीने के समय, ये जो 2 महीने के समय राम बेरोजगार रहा, ये जो 2 महीने के समय राम बेरोजगार रहा, इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट 2 प्रकार की होती है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट 2 प्रकार की होती है। लास्ट है, यहां पे खत्म कर देंगे आज के लेक्चर को। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट 2 प्रकार की होती है। एक होती है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक होती है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्वेच्छा से बेरोजगारी, यानी कि स्वेच्छा से बेरोजगारी। एक होती है इनवॉलंटरी, एक होती है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अस्वेच्छा से बेरोजगारी। ये जो राम को निकाल दिया, राम को जो निकाल दिया, राम पहले HCL में था, फिर राम को मैनेजर ने निकाल दिया, और 2 महीने के बाद राम पहले IBM में था, और राम को जो निकाल दिया नौकरी से, फिर राम ने HCL में जॉब करी। जो 2 महीने के लिए राम बेरोजगार रहा, उसे बोलेंगे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि राम को जो निकाला गया है, वो राम को राम की मर्जी से नहीं निकाला गया। राम को निकाला गया है जबरदस्ती कि राम भैया कल से आने की जरूरत नहीं है। राम तो परेशान हो गया बेचारा कि भाई साहब ऐसे कैसे कह सकते हो, मैंने तो लोन लिया हुआ है, मेरी तो हर महीने 30,000 की EMI जा रही है, मैं बिना जॉब के कैसे रहूंगा। कंपनी को फर्क नहीं पड़ता इससे कोई। तभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तभी लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि स्टेबल नौकरी होती है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, अब कभी कभी क्या होता है बेटा, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, स्वेच्छा से बेरोजगारी। मानो कोई लड़की जॉब कर रही है, लड़की
प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, शादी के बाद कंपनी वाले के पास गई, उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, हम तो आपको सैलरी नहीं दे सकते, आप चाहो तो नौकरी छोड़ सकते हो। क्या बोला? आप चाहो तो नौकरी छोड़ सकते हो। चलो, लड़कियों को तो कंपनी की साइड से एक मैटरनिटी लीव्स मिलती हैं, लड़के को तो नहीं मिलती, लड़के को तो नहीं मिलती है। अब मानो कोई लड़का, ये मानो कि जो फीमेल है उसकी मेडिकल हालत स्टेबल नहीं हो पा रही है, सही नहीं, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में लड़के को मानो 2 महीने की छुट्टी लेनी है। लड़का गया मैनेजर के पास, ऐसा देखो भाई साहब, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मुझे ना 2 महीने की छुट्टी चाहिए। बात गई ऊपर तक, बात गई ऊपर तक, तो बड़े मैनेजर ने बोला कि यार ऐसा है कि हमारा अच्छा एम्प्लॉई है, 2 महीने की छुट्टी तो ले ले, लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी। कह रहा ठीक है चल जाएगा चल जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर 2 महीने की सैलरी नहीं है, यानी कि 2 महीने की नौकरी नहीं है, यानी कि 2 महीने की बेरोजगारी है, लेकिन अपनी मर्जी से है, लेकिन अपनी मर्जी से है, किसी ने निकाला नहीं है। क्या करा? अपनी मर्जी से है, किसी ने निकाला नहीं है। मेजरली वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलती है, डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलती है, और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट डेवलपिंग कंट्रीज में, यानी कि विकासशील देशों में देखने को मिलती है। यह विकासशील में देखने को मिलेगी, यह विकसित देखने को मिलेगी, क्योंकि विकसित में नौकरियां ज्यादा हैं, काम करने वाले कम है, काम करने वाले कम है, ठीक है। एक लड़के ने पूछा कि सर आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों नहीं करी? मुझे कभी नहीं आया इंटरेस्ट, मेरे को यूपीएससी में इंटरेस्ट था, मैंने यूपीएससी दिया, 2 बार मेंस लिखा, नहीं हुआ क्लियर, तो बैठे फैमिली वाले, एक दिन डिसाइड किया कि अब नहीं पढ़ेंगे, और अब पैसे कमाएंगे, अब पैसे कमा रहे, आगे इसके अलग प्लान्स हैं, आगे वो काम करेंगे। मुझे लगता है कि हर चीज एक लिमिट तक करनी चाहिए। जब तक आपको लग रहा है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आपको लगता है कि आप कर पाओगे, करो। जिस दिन यूपीएससी में या सभी गवर्नमेंट नौकरी में ईडब्ल्यूएस को 10% ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिली थी, मैंने उस दिन ये पापा को बोल दिया था कि पापा मैं अब तैयारी नहीं करूंगा, खत्म। तब तक मैं काम भी कर रहा था, तैयारी भी खासा कर रहा था। जब मुझे पता लगा कि 60% रिजर्वेशन हो जाएगी, मैंने कहा जनरल कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है, और घिस पिट के अगर एग्जाम निकल भी जाएगा तो भी बहुत नीचे की रैंक मिलेगी, मुझे नहीं करनी। तो मैंने फिर वहां पे अपनी छोड़ दी थी पढ़ाई करनी, पढ़ाने लग गया था। क्या गलत है? कोई गलत नहीं है बेटा, कोई बड़ी अच्छी बात है, जिसको मिल रही है बड़ी अच्छी बात। लेकिन मुझे लगता है कि 60% रिजर्वेशन है, तो मुझे लगा कि मेरा चांस नहीं है, रहने दो, मैं इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं हूं बिजनेस फैमिली से, हम हर चीज को रिस्क लेके ही करते हैं। हर किसी के फैमिली का एक तरीका होता है चीजों को करने का, किसी का अलग होता है, किसी का दूसरा होता है, हर किसी का अलग अलग है। फिर मैंने मास्टर्स करी इकोनॉमिक्स के अंदर, अभी लॉ करने की सोच रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, आगे बिजनेस की सोच रहा हूं। लाइफ बहुत बड़ी है, एक जगह रुक नहीं सकते, ये मेरा मानना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है। छोटे भाइयों, छोटे भाई बहनों, इसलिए बता रहा हूं, बाकी तो मर्जी है। धीरज, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे, मेरे को दिक्कत 10% से नहीं है, मेरे को दिक्कत मुझसे है कि मुझे क्या चाहिए। भगवान करे कि 100% रिजर्वेशन कर दूं, मेरी पर्सनल मर्जी है, मुझे क्या करना है। तू तैयारी कर रहा है, तेरी मर्जी है, मुझे नहीं करनी थी, मेरी मर्जी थी, बस छुट्टी। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। अभी 8 बजे यूट्यूब पे क्लास है, 2 मिनट रहते हैं, वहां जाइएगा अगर आपको ठीक लगे तो।
चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं।